हाँ, तो मैं आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बता रही थी कैसे लिखना है। G00 अल्फ़ा यू, यहाँ पे जो है हमारे पास अल्फ़ा यू था और रो की वैल्यू जो है 0 है, रो यहाँ पे भी रो था तो 0। इसको हमने एक्सपेंड करके लिखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 आ गई। अब हमारे पास जो है हम दो केसेस लेके चलेंगे। जब हमारा u और v जो है 0 के बराबर होगा तो इक्वेशन नंबर 9 क्या बन जाएगी। अब यहाँ पे आपको सवाल उठ रहा होगा मैंने ये क्या लिखा है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। और सेकंड इक्वेशन क्या थी आपकी, सेकंड इक्वेशन थी, मैं आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ, ये वाली। तो ये G है, तो यहाँ पे जो है मैंने क्या लिखा है, माइनस माइनस लिखा है। माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे G00 की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पे क्या था G00, तो यहाँ पे -1 लिखा है तभी। वैसे ही अब यहाँ पे जो है G11 है, तो G11 की वैल्यू भी क्या है, -1। और G22 की और G33 की यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हैं। G11 G22 G33 G44 G00 G11 G22 G33, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, सारी -1 के इक्वल हैं, तभी हमने यहाँ पे माइनस 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 लगा दी। और हमारे पास GUV, मतलब यहाँ पे G00 की वैल्यू क्या है, -1, तो हमने -1 लिख दिया है। अब इस इक्वेशन का क्या करेंगे हम, अब ये इक्वेशन नंबर 5 कौन सी इक्वेशन थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 5, एक मिनट। ये हमारा α00 है, ये α01 है, ये α02 α03। तो हमारे 02 और 03 की वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, तो हमने यहीं पे लिखा है ये कि α02 α03 0 पुट कर देंगे यहाँ पे। इक्वेशन जो हमारी ऊपर वाली थी, देन हमारे पास जो है ये दोनों बचेंगे, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये मेरी इक्वेशन 10 बन जाएगी। अब दूसरा केस लेंगे जब हमारा u 0 होगा और v 1 होगा, तो इक्वेशन नंबर 9 क्या बन जाएगी, आप सिंपली पुट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 0 आया है, क्योंकि हमारे पास G01 क्या है इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में हमारा G01 क्या है, 0 के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा है। यहाँ तक मेरे को लगता नहीं आपको कुछ डाउट होगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 11 आ जाएगी। अब यहाँ पे एक और रिजल्ट आपको याद रखना है कि फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा रो यू और अल्फ़ा वी रो, जो हमारे पास यहाँ पे बार लगाया है, ये होता है इक्वल डेल्टा वी यू के। ये समीशन जो है रो 0 to 3 है। अब इससे हमें क्या मिला, जो हमारी α00 की वैल्यू थी बार की, वो α00 के बराबर है, α01 बार की वैल्यू -α10 के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 12 आ गई आपकी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 थी। अब इक्वेशन नंबर 10 देखेंगे। तो 10th इक्वेशन में क्या था, फॉर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन बिकम्स। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 क्या थी मैं आपको दिखाती हूँ। ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 10। तो यहाँ पे α00 और 01 की वैल्यूज़ जो है हम पुट कर देंगे। जब हमने पुट करके देखा तो हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आ गई। अब जब हमने 10 और 13 को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या पता चला हमें कि α01 का होल स्क्वायर जो है α01 के होल स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है हमने अंडर रूट लगाया तो प्लस माइनस में आ गया। अब हमारे पास प्लस माइनस के केस बने, तो दो केसेस बने। अब केस 1 लेंगे प्लस वाला। जब हमने प्लस वाला लिया और इक्वेशन नंबर 11 ली, इक्वेशन नंबर 11 क्या थी आपकी, ये थी इक्वेशन नंबर 11 आपकी। यहाँ पे हमने पुट करके जब देखा तो हमारे पास जो है रिज़ल्ट आया कि α00 जो है -α11 के बराबर है। अब देखते हैं हम रिज़ल्ट इक्वेशन नंबर 6 में। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 है उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपकी α00 की वैल्यू α11 की वैल्यू जो है नेगेटिव है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमारी जो α00 की वैल्यू और α11 की वैल्यू वो तो इक्वल हैं। तो ये हमारे पास जो केस था पॉजिटिव वाला वो इनवैलिड हो गया। अब हम केस नंबर 2 लेंगे नेगेटिव वाला। इसमें जो है हमने जब सॉल्व करके देखा तो हमारे पास जो रिज़ल्ट जो है α00 α11 के बराबर आ रहा है। यही तो हमने अभी देखा इक्वेशन नंबर 6 में कि दोनों की वैल्यूज़ जो है हमारे पास 1 है। तो ये जो है वैलिड है इक्वेशन नंबर 6 के लिए। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला कि α01 जो है -α01 के इक्वल है। तो ये रिज़ल्ट आ गया। अब आगे देखते हैं। अब हम केस नंबर 2 का केस लेंगे।
उसका जो रिज़ल्ट था उसको यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 5 जो थी हमारी क्या बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 थी ये वाली। तो यहाँ पे तो ये अल्फ़ा 0 0 ही रहा और अल्फ़ा 0 1 ही रहा। यहाँ पे जो है अल्फ़ा 1 0 जो है नेगेटिव हो गया और यहाँ पे अल्फ़ा 1 1 था तो अल्फ़ा 0 0 हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 14 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 देखेंगे। इक्वेशन नंबर 4 में क्या था। इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास x1 का प्राइम जो है अल्फ़ा 0 1 और x0 अल्फ़ा 1 1 x1 के बराबर है। और ये दो तो ज़ीरो ही हो जाएंगे क्योंकि अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 क्या हैं, ये ज़ीरो ही हैं। तो सिर्फ हमने ये दो टर्म्स ली। अब हमें पता है फ्रॉम 13 हमने क्या लिखा, ये रिज़ल्ट लिखा 13 का। अब ये हम इसको यहाँ पे पॉज देते हैं। अब आगे देखते हैं छोटा सा स्टेप जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 4 पॉइंट ओ डैश द ओरिजिन ऑफ प्राइम्ड सिस्टम। अब हमने जो हमारे पास x1 प्राइम था, ये वाला जो इक्वेशन में x1 प्राइम था उसको ज़ीरो ले लिया और x की वैल्यू जो है v t के बराबर ली। डिस्प्लेसमेंट है और ये वेलोसिटी इनटू टाइम है। तो आपको पता है ये आपने शुरू में लिया था कि x जो है x डैश के बराबर है और जो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इंटू टी आ जाएगी। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी ऊपर वाली, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया और यहाँ पे अल्फ़ा 0 1 x0 की जगह हमने क्या लिख दिया, ICT। आपको जैसे बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही कि x0 की वैल्यू क्या होगी, ICT और अल्फ़ा 1 1 और VT। अब आपको जैसे कि पता है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप पढ़ते आ रहे होंगे कि बीटा की वैल्यू क्या होती है, V/C। तो V यहाँ पे V/C इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे V/C बन रहा है। P/C हमने बीटा ले लिया, आई बीटा अल्फ़ा 1 1। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि अल्फ़ा 0 1 किसके बराबर है, आई बीटा अल्फ़ा 1 1 के। अब निकालेंगे हम अल्फ़ा 0 1 का। तो उसमें क्या हमने अभी रिज़ल्ट देखा था, हमने केस 2 का रिज़ल्ट देखा था कि अल्फ़ा 0 0 किसके बराबर है, अल्फ़ा 1 1 के। तो यहाँ पे हमने यही लिखा है कि अल्फ़ा 1 1 की जगह अल्फ़ा 0 0 लगा दिया। अब यहाँ पे इसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इन वैल्यूज़ को जो है हम, जो हमारी इक्वेशन थी, ये जो हमारी इक्वेशन थी यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे। तो जब हमने यहाँ पे पुट किया, इन वैल्यूज़ को सॉल्व किया, तो हमारे पास जो है अल्फ़ा 0 0 की वैल्यू आ जाएगी 1/√1 माइनस बीटा स्क्वायर और इसको हम ले लेंगे गामा शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, इसको याद रखना है यहाँ पे रिज़ल्ट को। अब आगे क्या है, आगे therefore एक मिनट, therefore the transformation matrix for special Lorentz transformation is। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे, गामा माइनस आयोटा बीटा गामा 0 0 0। अब यहाँ पे माइनस आयोटा बीटा गामा और गामा, और जो हमारी बाकी टर्म्स थी वो तो सारी हमारी सेम ही रही। ये कौन सी टर्म्स थी आपकी, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपकी ये इक्वेशन नंबर 5th इक्वेशन थी, यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये सेम है। तो यहाँ पे अल्फ़ा 0 0 क्या आया था आपका, गामा के बराबर आया था। अभी आपने रिजल्ट निकाला अल्फ़ा 0 0 इक्वल्स टू गामा, और अल्फ़ा 0 1 क्या निकाला, ये देखो यहाँ पे अल्फ़ा 0 1 यहाँ पे, और ये अल्फ़ा 1 1। ये सारे रिजल्ट आपने निकाल लिए। अब यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 15 आ गई। एंड द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए पोजीशन फॉर। अब इसको हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 4 इक्वेशन होती है ना लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये हमने लिखी x0 1 गामा इज इक्वल्स टू x0 माइनस एयोटा बीटा x डैश। ये आपको याद ही करनी पड़ेगी क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है तो आपको याद ही करनी है। तो उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये याद कर लें, कोई हार्ड काम नहीं है इसमें। गामा 1 है तो यहाँ पे x1 आ गया, और यहाँ पे 0 है तो 0 आ गया। यहाँ पे एयोटा बीटा x0, क्योंकि यहाँ पे 1 था 0 था, रिवर्स करके आप याद कर सकते हैं। और x2 का x2, x3 प्राइम का x3। ये हमारी 16th इक्वेशन आ गई। अब इसको कन्वेंशनल सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे, t डैश x डैश और y डैश z डैश की फॉर्म में। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 17 आ गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इक्वेशन आएगी वो आएगी, इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बीटा की वैल्यू होगी वो माइनस बीटा हो जाएगी, और जो हमारी प्राइम वाली वैल्यूज़ होंगी वो अनप्राइम्ड हो जाएंगी, और वाइस वर्सा। जो हमारा प्राइम वाली वैल्यूज़ थी वो प्राइम नहीं निकालते थे हम, डैश जैसा। हाँ, तो ये इक्वेशन आ गई। एक मिनट मैं आपको कंपेयर करके दिखा देती हूँ।
जो हमारी एक्स नोट प्राइम की वैल्यू थी वो यहाँ पे ये प्राइम वाली जो वैल्यू थी वो अनप्राइम्ड हो गई और जो हमारा बिट्टा था वो नेगेटिव बिट्टा हो गया। ऐसे ही करना है रिवर्स में हमने। और इसमें कन्वेंशनल सिंबल में भी पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ गया है, बाकी सारा सेम है। अब हमने देखा कि 17 और 19 जो हमारी इक्वेशन थी वो दो सेट थी, एक्स वाई जेड टी और एक्स डैश वाई डैश जेड जेड टी के कोऑर्डिनेट्स के, और ये दोनों जो हैं आपस में रिलेट कर रहे हैं एज लॉरेंज फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो हमने इनको इक्वेट करके लिख दिया और इससे जो हमें पता लग रहा है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऑर्थोगोनल है इन 4 डायमेंशन। इसको इधर ले जाओ तो आपके पास जो है रिजल्ट 0 आ जाएगा, इधर इस साइड ले जाके तो ऑर्थोगोनल का मतलब तो यही होता है कि 0 आएगा रिजल्ट। थैंक यू।